हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखा है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम फॉर 9th क्लास। इसकी प्रिपरेशन कर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम साइंस के। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, कुछ इंग्लिश के, कुछ साइंस के आते हैं और अदर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस की ही तैयारी करा रही हूँ। तो यहाँ पे साइंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रिपरेशन करवाई है। आज हम इसी सीरीज में आगे के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है, देखिए। द लार्वा ऑफ फ्रॉग चेंजेस इट्स फ्रॉम बाय अ सडन एंड ड्रास्टिक प्रोसेस कॉल्ड लार्व। जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसको बोलते हैं हम टेडपोल। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए लार्वा ऑफ फ्रॉग क्या होता है। लार्वा ऑफ फ्रॉग क्या होता है? टेडपोल। अब ये क्या कह रहा है? टेडपोल चेंजेस इट्स फ्रॉम बाय अ सडन एंड ड्रास्टिक प्रोसेस कॉल्ड। टेडपोल से जब आपके पास अडल्ट फ्रॉग बनता है तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। और इसमें थायराइड ग्लैंड का यूज किया जाता है, यानी इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके। तो यहाँ पे कुछ एक वर्ड दूसरे भी आए हैं, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस, हैचिंग और लेयरिंग। ये क्या टर्म होते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। तो हम यहाँ लिखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग क्या है। क्या टर्म यूज हुआ है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? फॉर्मेशन ऑफ। क्या फॉर्मेशन करना आपको? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोलॉजी तो स्टडी हो जाती है। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से आप क्या बना रहे हो? एम्ब्रियो। हम नहीं बनाते, अंदर ही प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर ही, तो उसे हम बोल देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट देखिए एक और, हैचिंग। हैचिंग का क्या मीनिंग होता है? हैचिंग का मीनिंग आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा। एग से, एग को हैच करके लार्वा का या किसी बर्ड का फॉर्मेशन होना, मीन्स बेबी बर्ड टू कम आउट। बेबी बर्ड और इंसेक्ट टू कम आउट फ्रॉम एग। एग से बाहर निकल। एक और देखिए, एक और वर्ड भी यूज हुआ है, लेयरिंग। ये दोनों टर्म्स तो क्या है, इससे रिलेटेड है, एनिमल्स से रिलेटेड है। ये दोनों किससे है? रिलेटेड टू एनिमल्स। और ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू प्लांट्स। प्लांट्स से रिलेटेड है। लेयरिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट और जिसकी जो सॉफ्ट ब्रांच है, ये प्लांट, ये हो गया मेरे पास प्लांट, ग्रीन ही बना देते हैं इसे, ये ग्रीन प्लांट, मोनोफाइट आ गया ये। और यहाँ पर इसे ब्राउन कर देंगे, बंद कर। और ये चीज क्या करते हैं, इसकी जो सॉफ्ट ब्रांच होती है, इसको आप अंदर जमीन के अंदर धंसा देंगे। ये यहाँ से निकल के जाएगी ऐसे जमीन में, सॉफ्ट ब्रांच है, ऐसे ही कर दिया। और यहाँ से क्या होगा,
रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बना देंगे, लीव्स का फॉर्मेशन, और इधर से क्या निकल जाने वाली है, रूट्स। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को ही आप क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोल देते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होगा, लेयरिंग। सैंड के अंदर इस आपने डाल दिया इसे, और तो ये नई लीव्स बन गई हैं यहाँ पर, ये नई लीव्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये प्लांट, ये क्या है आपके पास, प्लांट। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट इसकी ब्रांच है। इसको क्या किया, अंडर अर्थ बरीड, अंडर अर्थ, और ये क्या हुआ, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, न्यू प्लांट फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो आपको ये नया पे मिल जाएगा प्लांट का फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं लेयरिंग। फिर आगे एक और कर दो तो कंपाउंड लेयरिंग इसे बोल देते हैं। तो देखिए कितनी सारी टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्रॉम जाइगोट, हैच आउट, बेबी बर्ड का बाहर निकलना एग से, लेयरिंग प्लांट से रिलेटेड होता है, एक ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन विदाउट रिप्रोडक्शन, और लास्ट क्या है, डी, मेटामॉर्फोसिस से क्या होता है, टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनता है, और बहुत सारे सेल डिवीजन होता है इसमें, उसके बाद ये एडल्ट बनता है। और हार्मोन यूज्ड कौन सा होता है, इसमें कौन सा हार्मोन यूज्ड होगा, थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ये बहुत बार ये क्वेश्चन देखिए हर नियर लगभग हर एग्जाम में मेटामॉर्फोसिस को पूछा गया है, इसे आप ध्यान देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्लोनिंग is similar to which of the following mode of reproduction? क्लोनिंग क्या होता है, क्लोन बनाना, क्लोन बनाने का मतलब किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना। जैसे मैं लिविंग बीइंग का मेरा डुप्लीकेट बना दो तो वो मेरा क्लोन हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी प्लांट का डुप्लीकेट बना दो, उसका क्या हो जाएगा, प्लांट का क्लोन हो जाएगा। किसी इंसेक्ट का क्लोन बना दो तो इंसेक्ट के जैसा, बिल्कुल उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका बोलने का तरीका, सारी चीजें जो जीन्स पर इफेक्ट जिसके जीन्स होते हैं वैसे के वैसे उसी दूसरे बॉडी के अंदर भी जीन्स। मीन्स अगर मेरा क्लोन बना रहे हो तो जो मेरे पास जेनेटिक करेक्टर है वही उसके पास भी जेनेटिक करेक्टर होता है, और इसमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन का फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, फीमेल है ये मेल है, गैमेट्स। और क्या होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा, बेबी कब। कि ये प्रोसेस चलता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखिए सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट का क्या होता है, आप सिस्ट का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स होती है वो आपस में एक जैसा माइटोसिस डिवीजन करती हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स क्या बनाती है, ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो डीएनए है या जीन्स है उनका इक्वल, जैसे 46 है तो 46 से 46 बनेंगे, इसमें गैमेट्स का ये सेल्स का जीन्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, बेबी तो बनेगा ही, है ना, बेबी प्रोड्यूस बेबी विदाउट फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल, फीमेल लिख दिया पहले, फिर मेल, फीमेल एंड मेल गैमेट्स, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है क्लोन, देखते हैं हम क्लोनिंग में क्या होगा। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास एक सेरो जिसके मैं जीन्स चाह रही हूँ, ये एग डिजायर्ड जीन्स वाला, ठीक है, इसके पास कौन होगा, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से क्या किया मैंने, इसे सिर्फ न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया। ये मेरे पास में दूसरी सेल है ना, जिसका भी जो चेंज करना चाहते हैं, है ना, ये क्या है, जी न्यूक्लियस विद डिजायर्ड करेक्टर। ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस विद डिजायर्ड करेक्टर। यहां से आपने क्या किया, एग को अलग कर लिया, न्यूक्लियस को अलग कर लिया। एग सेल विदाउट न्यूक्लियस, एग सेल क्या किया, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को आपने बाहर निकाल दिया। और अब इस न्यूक्लियस को इस सेल के अंदर डाल देंगे। क्या किया, ये सेल है मेरे पास में, एग सेल, देखिए ये भी एग सेल है और ये भी एग सेल, यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला न्यूक्लियस डाल दिया ना, एग सेल विद न्यूक्लियस ऑफ डिजायर्ड करेक्टर। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिल जाएंगे और उसमें बाइफरकेशन होगा और लास्ट में सैरोगेट जो मदर होगी उसमें ये डाल दिया, फॉर डेवलपमेंट ऑफ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, देखिए कहीं पर भी मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं हुआ, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ, नो फ्यूजन ऑफ male and female gametes, but embryo is developed in surrogate mother। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। और दूसरा, नंबर ऑफ डीएनए जो होंगे, जीन्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे जो आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं और जो नए बेबी में डेवलप, तो ये क्या कहलाता है, क्लोन। और इससे क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए किलो पास्कल, पास्कल होता है पहली बात, किलो पास्कल नहीं होता है, एमएम ऑफ एचजी होता है 76, आगे यूनिट ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी 101325 पास्कल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन सी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी यूनिट्स होती है, देखिए फिजिक्स में जो हम लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की ये होती है। और ये 1 पास्कल के इक्वल होती है। पास्कल को कैसे लिखते हैं, पी बड़ा और ए छोटा, ठीक है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पर 1 atm, क्या बोलते हैं इसके, 1 atm,
ये किसके होता है 1.01 बार, कोई भी यूनिट आ सकती है, एटीएम भी आ सकती है और बार भी आ सकती है। और ये किसके इक्वल होता है 10135 पास्कल। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीका क्या है इसको लिखने का, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 10, 1 2 3 4 5, 10⁵ पास्कल, ये भी लिखा आ सकता है। और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी का, और 760 सेंटीमीटर ऑफ, ये इसी को बोलते हैं आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको पूरी की पूरी याद होनी। अब आप देखिए 1 एटीएम होता है ना प्रेशर, हमारा अर्थ पर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम किसके बार के अंदर आएगा तो आप ये लिख देना, पास्कल आएगा तो ये दोनों में से कोई एक लिख देना। अगर एमएमएचजी आता है तो 76 लिख देना। अगर सेंटीमीटर में पूछते हैं तो 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। एक चीज और आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे ये अर्थ 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 पर, यानी यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा यहाँ पर 1, कितना होगा 1 एटीएम, 1 एटीएम। और यही पर्सन जब अंडर चला जाए अर्थ, यानी ये क्या हो गया अंडर अर्थ, जिसे आप क्या बोलते हैं सी, इन सी, तब यहाँ पे क्या होगा प्रेशर इंक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया इंक्रीज होता है। और यही चीज जब आप ऊपर चले जाते हैं पहाड़ के ऊपर, ये पहाड़ माउंटेन, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा लेस देन 180। ऑन अर्थ क्या रहता है यहाँ पर, ऑन अर्थ 1 एटीएम, अबाव द अर्थ माउंटेन यानी हिली स्टेशन पर लेस देन 1 एटीएम होता है, और अंडर सी क्या होगा यहाँ पर मोर देन 180, इंक्रीज यानी मोर देन 1 एटीएम। और सारी यूनिट्स ये होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये साउंड वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, देखिए साउंड वेव, साउंड वेव, और ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। और ये क्या होता है लाउडनेस, मतलब जैसे शेर कितने तेजी से गुर्राता है, कितनी दूर तक जंगल में आवाज चलेगी, वही कहलाता है लाउडनेस। लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। आपके पास यहाँ पे क्या है लार्ज प्लेन मिरर है, ये रहा मेरे पास में मिरर, लार्ज प्लेन मिरर है। ये मिरर को मैं हमेशा इस तरीके से, मिरर की एक साइड पॉलिश की हुई होती है, तो ये दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर प्लेन मिरर। ये क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, इसके सामने 10 मीटर के कलर चेंज करते हैं इसका, रेड कलर, इसके सामने मेरा ये कितना हो गया 10 मीटर, यहाँ से यहाँ पे कोई पर्सन है वो खड़ा हुआ है, ये पर्सन रहा,
ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या पर्सन। नाउ अब ये 10 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा? अब ये इसके मिरर के अंदर जब उसको अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर होगा। ये क्या हो गया? यहाँ पे इमेज हो गई। ये यहाँ पर इमेज हो गई। इमेज भी कितनी दूर होगी? यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये क्या है? प्लेन मिरर। आगे, हाउ फॉर मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। आपको क्या बताना है यहाँ पर? ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर चलेगा, है ना? कितना चले? ये कितना चले कि आपको यहाँ पर 5 5 टोटल कितना बता रहा है? 5 मीटर डिस्टेंस आ जाए। ये पर्सन रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा, ये यहाँ पर इमेज रही। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाए? 5 मीटर। ये दे रखा है और आपको ये बताना है टुवर्ड्स द मिरर ये कितना चले। तो आप देखिए, अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 0.5 मीटर, और ये भी कितनी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और आप यहाँ पे कितना दे रहे हैं? मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया? 2.5। तो ये क्या चलेगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा? कि 10 माइनस 2.5 यानी 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का आपके एक क्वेश्चन मिरर से, लेंस से, या फिर इस चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, इससे जरूर आएगा। कंफर्म 100% आता है। एक क्वेश्चन देखिए, मेटामॉर्फोसिस का कम आएगा ही आएगा। एक जेनेटल ऑर्गन पे आता ही आता है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आता ही आता है क्वेश्चन। नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरीज है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now question number 6. Which of the following metal is used electroplating to make object appear shining on car surface? अब स्पेशल है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। आयरन नहीं लेते, कॉपर नहीं लेते, एल्यूमिनियम भी नहीं लेते। ये क्या लेते हैं? क्रोमियम। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टू गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? देखिए, एसिड रेन क्या बनाती है? पानी में एसिड होगा, मीन्स पानी की पीएच, वाटर की पीएच लेस देन 5.6 हो, क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेनी वाटर, पीएच ऑफ रेनी वाटर कितनी हो? लेस देन 5.6 हो, लेस देन 5.6 हो, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना? एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि ये वीक एसिड होता है। SO2 पानी के साथ मिलके पहले क्या बनाएगा? H2SO3 बनाएगा और बाद में क्या बना लेगा? H2SO4। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और अगर मैं यहाँ पर NO2 लूं तो NO2 भी पानी के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? HNO3 बना लेता है, और HNO3 यहीं पे लिख देते हैं, इट इज एसिड। इतना ही लिख दो। अगेन इट इज एसिड। किसके साथ आ गया? पानी। ये पानी कौन सा है? रेन वाटर है। अब पानी में क्या आ गया? एसिड। एसिड आ गया, पानी होता है तो इसको क्या बोल देते हैं? AQ। इट मीन्स सल्फर और ये दोनों क्या है? गैस। जब इस पानी में घुल जाएंगी, रेन के पानी में, तो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल।
देखिए यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए नो गलत हो गया, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इसको यूज कर सकते, बता पाएंगे। नाउ अ सेट ऑफ टर्म pertaining to producing are given below. Choose a set that has an incorrect combination. अंडरलाइन करेंगे जो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट का देखिए क्या है, स्पर्म्स, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, यस ये तो करेक्ट है। आगे देखिए मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस ये भी सही है। स्पर्म नहीं आते ओविडक्ट में, ये गलत हो गया। ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ जिंक लैमिनेशन ऑन आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, आयरन का ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक और प्लेटिंग लगा देते हैं, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ये कोटिंग किसकी कर दी मैंने, यहाँ पर जिंक की कर दी। ये कोटिंग किसकी कर दी, जिंक की। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, यहाँ पर मेटल किसका है, आयरन का। ये मेटल किसका है, आयरन का। और ये क्या कर दिया, कोटिंग ऑफ जिंक कर। तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल को ब्रेक डाउन करना। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन में कन्वर्ट करना। देखिए दोबारा सारी टर्म लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन, कन्वर्ट सॉल्ट इनटू आयन, सॉल्ट इनटू आयंस। आयनाइजेशन जैसे Na प्लस NaCl है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, Na प्लस और क्या लिख दूं, Cl माइनस। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, breakdown of salt solution by using electricity। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कंडीशन फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपने कोई सोल्यूशन डाल दिया और इसके अंदर क्या रख दिया आपने, एक कैथोड रख दिया, एक एनोड रख दिया, ठीक है, और इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बड़ी लाइन छोटी लाइन, एक सेल होता है, बड़ी लाइन और छोटी लाइन मिलके एक सेल बनाता है। कितने, दो सेल, और एक से ज्यादा सेल होते हैं तो बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं हम कैथोड। ये एनोड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो होगा मेटल डिपॉजिट ऑन इट, डिपॉजिट ऑन, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे थिक होगा, और मेटल लूज फ्रॉम दिस, इससे निकलेगी। ये क्या होगा, सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इसका, इसी मेटल का सॉल्ट होगा। इसमें क्या चाहिए देखिए, हाई करंट डेंसिटी, यहाँ से करंट आ रही है ना, करंट डेंसिटी चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नई टर्म आई है कुछ, दैट इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मीनिंग है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर।
ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, जैसे NaCl है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब क्या बनता है, Na प्लस AQ बन जाएगा और Cl माइनस। और देखिए दूसरे तरीके से अगर मैं करूँ तो इसको ऐसे कर सकते, NaOH बन जाएगा और HC ब्रेक डाउन हो गया ना, Na H2O का। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन यानी रिपीट करना, बार बार करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, री का मतलब होगा रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थक्वेक मेजरिंग 6 ऑन रिक्टर स्केल इज मोर पावरफुल देन मैग्नीट्यूड बाय 4। कितना पावरफुल होता है? अगर मैं यहाँ पर रिक्टर स्केल की बात करूं, रिक्टर स्केल क्या यूज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कितना पावरफुल है। अगर मैंने बोला 6 से कहा जाएगा 5 से कहा जाएगा 4, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? यहाँ पर मोर पावरफुल कौन है, ये ज्यादा पावरफुल कौन है, और यहाँ से क्या हो गया, लेस पावरफुल। पावरफुल अर्थक्वेक है यानी इसमें डैमेज ज्यादा होगा अर्थक्वेक में, और 4 में डैमेज कम होगा। इसका मतलब ये होता है 10 टाइम लेस, कम होगा। और ये भी क्या हो गया, 10 टाइम्स। तो टोटल कितना लेस हो गया, तो टोटल लेस कितना हो गया यहाँ पर, 10 से लेके 4 तक 100 टाइम्स हो गया। दोनों को मिला दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी क्रॉप और रबी जो होती है वो क्या होगा, रबी और खरीफ, खरीफ, ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या करते हैं, आप उगाते कब है, सोन कब करेंगे, इन विंटर, और ये कब शोन करते हैं, इन समर। इसको काटते कब है, इसको काटा कब जाता है, मीन्स हार्वेस्टेड कब किया जाता है, इन समर। इसे कब करते हैं, इन विंटर। ये आपने देखा होगा बाजरा कब आता है, सर्दियों में खाते हैं ना, एग्जाम्पल देखिए, बाजरा। और इसमें क्या होगा, व्हीट, गेहूं, नया गेहूं कब आता है आपके पास, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में। जैसे आप क्या बोलते हैं, बैसाखी पर काटा जाता है, 13 अप्रैल को बैसाखी आती है, तो बोलते हैं कि फसल, गेहूं की, धान की फसल कट। तो व्हीट किस में आएगा आपके पास, रबी के अंदर। और खरीफ किस में आता है, ये बाजरा किस में आएगा, खरीफ में। और देखिए इसके साथ में आप चना, चना भी इसके अंदर आता है। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप किसके अंदर आती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल। आपके पास शुगर है, आप किस में बदल रहे हो, अल्कोहल में बदल। शुगर कोई भी हो सकती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज, तो लास्ट क्या होगा, ग्लूकोज। और ये किस में बदल रही है, इथेनॉल में बदल रही है। तो इसका मतलब इसका क्या कर दिया मैंने, फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है छोटा करना, है ना, टुकड़ों में। डिग्रेड करना मतलब उसकी वैल्यू को कम करना या छोटा करना। मोल्डिंग का मतलब होता है मोल्ड बनाना, जैसे साबुन के मोल्ड होते हैं, उसमें साबुन डाला और वो साबुन की जैसा, जैसे आप हार्ट शेप में लेना चाहते हो, स्क्वायर में लेना चाहते हो, या किसी और शेप में, लीफ शेप में लेना चाहते हो, तो वो मोल्डिंग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइडेंटिफाइड द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए कि सेंचुरी दे रखी है और साथ में एनिमल्स भी दे रखे हैं। सबसे पहले क्या है, सुंदरबन। तो आपको सारी चीजें लिखते हैं इसमें। फर्स्ट देखिए सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। स्टेट देखिए,
वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे एनिमल क्या है, फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर किसके लिए फेमस है, यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। मीन्स राइनो तो गलत है, तो ये किसके लिए, बंगाल में बंगाल टाइगर। ओके, टाइगर के लिए। नाउ रणथंबोर, नेक्स्ट वन इज रणथंबोर। रणथंबोर हमारे राजस्थान, रणथंबोर कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पर है, सवाई माधो, सवाई माधोपुर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है। ओके, स्टेट का पूछेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, राजस्थान आएगा। और ये किसके लिए फेमस है, अगेन टाइगर के लिए। और इसने क्या दिया है, लॉयन। मीन्स ये गलत हो गया, ये भी यहाँ गलत हो गया। अब राइनो किसके लिए फेमस है, ये आपको अभी पता चल जाए। नाउ गिर, गिर तो लॉयन बिल्कुल सही है। गिर, गिर कहाँ है, राजस्थान, ये गुजरात में। देखिए गुजरात के अंदर है। और किसके लिए फेमस है, लॉयन के। और इसका ऐड कौन करते हैं, अमिताभ बच्चन। नाउ काजीरंगा, ये इसी से याद रहेगा कि अमिताभ बच्चन किसका ऐड कर रहे हैं, गुजरात जाने का कहते हैं गिर में, और वहां पे कौन दिखाते हैं, ऐसे ऐड में आता भी है लॉयन। नाउ काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए, कहाँ पर है, असम में। असम में किसके लिए है, राइनो के लिए। ओके, तो सारी चीजें आ गई, एक चीज जो रह गई है वो कौन, सी टर्टल। यानी सी टर्टल के लिए कौन फेमस है, सी टर्टल का होता है उड़ीसा में। और इसके लिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी बर्ड सेंचुरी है, गरीमाता मेरीन, गरीमाता। मेरीन सेंचुरी। नाउ ये देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ गया यहाँ पर, गिर, लॉयन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर, रेनी वाटर को कलेक्ट करना, वाटर हार्वेस्टिंग है, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बारिशें कम हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर कर सकते हैं। और उसे रेन वाटर बहुत ही सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए भी, तो हम इसको, और इरिगेशन के लिए भी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। Now, question number 17. A person suffering from dash should always cover his mouth and nose with a handkerchief with sneezing. सीखते समय रुमाल का यूज करना चाहिए, वैसे भी यूज करना चाहिए, पर ये किसके लिए बताया गया है, कॉमन कोल्ड, अस्थमा के लिए जरूरी नहीं है, कैंसर में ऐसा नहीं होता, मलेरिया में भी ऐसा नहीं होता। विच ऑफ दीज ट्रैप एयर द मॉइस्ट, ठंड में आप क्या यूज करते हो, नायलॉन, कॉटन, पॉलिएस्टर, वुल, वुल, वुल को यूज करते हैं, ट्रैप कर लेता है एयर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which non-metal is highly reactive and used in making matchstick। मैचस्टिक में जो बाहर जो लाल लाल दिखाई देता है, रोगन जो दिखाई देता है, जहां से आप उस मैच स्टिक को जलाते हैं, वो क्या होता है, फास्फोरस। और जो ऑइंटमेंट किसी बर्निंग वाली चीज पे लगाते हैं, आप घाव पे लगाते हैं, उसमें सल्फर कंटेंट होता है, और कार्बन, ग्रीस के अंदर कार्बन होता है, इलेक्ट्रोड भी कार्बन के बनते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल ऑक्साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which of the following pair are organelle does not contain डीएनए। डीएनए किस में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट का भी डीएनए होता है, लाइसोसोम और वैक्यूल में डीएनए नहीं है। आपको पेयर बताना है ना, यहाँ पर कौन आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, तो लाइसोसोम और यहाँ पर
डीएनए नहीं, वैक्यूल के अंदर नहीं होता और लाइसोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which of the following features help in the distinguish a plant cell and animal cells? किसमें होता है सेल वॉल। सेल में देखिए प्लांट सेल जो होता है ना उसमें ये होता है और बाहर ये कवरिंग होती है, तो ये होता है प्लांट सेल, है ना। और इसमें बहुत बड़ा सारा यहाँ पर होगा वैक्यूल, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस, ये क्या हो गया वैक्यूल। प्लांट सेल में ही होता है, ये सेल वॉल होती है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये और सब है, और इसमें वैक्यूल में क्या फिल होता है सेल सेप, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसको क्या बोल देते हैं आप न्यूक्लियस बोल। ये कौन सा सेल है प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होगा ओनली, ये एनिमल सेल, ओनली ये एनिमल सेल है, इसके पास ओनली कौन होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ER होता है। ऐसे शेप बनाता है ये, ER क्या करता है शेप बनाता है, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये यहाँ पे न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, लेकिन सेल वॉल ओनली किसमें प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रैफलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे बनते हैं रैफलिन बॉल्स जो कि यूज करते हैं मॉथ में, किससे बनेगा आपके पेट्रोलियम से। नाउ एलपीजी एंड कोल tar आल्सो प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी क्या होते हैं पेट्रोलियम के ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल्स इनटू कोल, ये क्या कहलाता है कार्बोनाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं आप कार्बोनाइजेशन। डेड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे कोल का फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which among us the following is petroleum product which can be used for मेटालिंग ऑफ रोड, रोड के ऊपर जो काला काला सा बिछाते हैं अब उसे क्या बोलते हैं हम कोल tar बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितने आसान से कुछ, और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इसको पेपर को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।